हाय एवरीवन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल देख रहे थे। दो कंपाउंड शायद हम लोग देखे थे, एक बेकिंग सोडा और दूसरा कॉमन सॉल्ट, वाशिंग सोडा हम लोग देखे थे और कॉमन सॉल्ट के बारे में। ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं अल्कली मेटल के। बताया कि अल्कली मेटल में जो मोस्ट कंपाउंड्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वे बेसिकली सोडियम के होते हैं। इसके पहले जो वाशिंग सोडा हमने देखा वहाँ भी सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम का कंपाउंड था। उसके बाद फिर हमने रॉक सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट पढ़ा, सोडियम क्लोराइड, वहाँ भी सोडियम था। आज हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दिस इज कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं इसको। कैसे बनाया जाता है, प्रिपरेशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जो है बोल रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको कि ब्राइन वाटर भी हम लोग बोल सकते हैं या ब्राइन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, इसके इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब पहले भी बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवा करके यदि किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करवाया जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें कोई सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में होता है, मतलब उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो जैसे मान लो कि लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि NaCl का मैक्सिमम 36 ग्राम को 100 ग्राम वाटर में आप डिजॉल्व कर सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो यह 100 ग्राम में जो मैक्सिमम 36 ग्राम NaCl है, तो यह जो सॉल्यूशन बनेगा जिसमें 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम NaCl रहेगा, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यह क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब इसमें आप 36 के बाद 0.5 ग्राम भी NaCl डिजॉल्व करोगे ना तो वह घुलेगा नहीं, टेम्परेचर वगैरह वही रहे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट मैक्सिमम हो, उससे ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो फिर ऐसे ही सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का होना आवश्यक है, और यहाँ जो सेल होता है वह होता है मरकरी कैथोड सेल। मरकरी कैथोड सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं कास्नर केल्नर सेल। कास्नर केल्नर सेल होता क्या है इसमें, देखो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने का मतलब हुआ कि उसमें से इलेक्ट्रिक सर्किट जब आप बनाओगे तो दो टर्मिनल्स होंगे, ऐसा कुछ मान लिया जाए। तो इसमें से दो टर्मिनल्स होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। ऐसा कोई एक मान लो एनोड, दूसरा मान लो कैथोड, या इसको कैथोड कर दो, कैथोड, और ये हो जाना है एनोड। एनोड पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव। एनोड पे जो है ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे होता है रिडक्शन। इतना बात याद रखोगे। अब यदि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्यूशन है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो यहाँ तो सोडियम क्लोराइड का है और साथ ही साथ मरकरी में डिजॉल्व होता है, या मरकरी बीच में रहता है प्रेजेंट। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ना मरकरी कैथोड। तो मरकरी कैथोड कहने का मतलब इसमें हुआ कि यहाँ से
बोल रहा है कि बॉटम में जो है ना इसका मरकरी का फ्लो होता है और कहीं ना कहीं यही मरकरी जो है काम करता है कैथोड का। मरकरी कैथोड सेल नामी इसलिए, देखो मरकरी लिक्विड है और लिक्विड इलेक्ट्रोड का काम रेयरली ही करते हैं, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ स्पेशली मरकरी कैथोड सेल लिखा हुआ, मतलब यहाँ मरकरी ही कैथोड होगा। बाकी जो है एनोड में ग्रेफाइट के रॉड होते हैं, कार्बन रॉड, ग्रेफाइट के रॉड होते हैं जो ऑलमोस्ट एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो कास्नर केल्नर सेल में क्या बताया गया कि एनोड होंगे ग्रेफाइट रॉड और कैथोड यहाँ मरकरी होता है जिसका रॉड कोई नहीं रहता है बल्कि इसको फ्लो करवाया जाता है ऐसे। जब पूरे सर्किट को कंप्लीट करोगे, करंट वगैरह फ्लो करेगा, तो इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड तो सबसे पहले आयोनाइज करेगा और आयोनाइज करके बनाएगा सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन ऐसे। अब इसमें से दो चीज़ बना है, एक ही बना है कैटायन और दूसरा बना है एनायन। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो सबसे पहले एट एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और एनोड पे जाता कौन है, एनायन। तो जैसे मान लो यह Cl- है तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बदल जाएगा Cl2 में। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे एनायंस जाते हैं जहाँ वे अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके फॉर्मेशन करते हैं एक न्यूट्रल स्पीसीज का। उसी प्रकार से कैथोड पे होता है रिडक्शन और कैथोड पे जाता है कौन, कैटायन ऐसा। Na+ इलेक्ट्रॉन तो बन जाएगा Na। अब क्या होता है कि यही Na मरकरी के साथ मिल जाता है और बना लेता है सोडियम अमलगम। दिस इज सोडियम अमलगम ऐसा। तो यही पूरा कास्नर केल्नर सेल में होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है इसमें NaCl के सॉल्यूशन का। और कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है समझे, इसमें जो लिक्विड मरकरी होता है उसको बॉटम से फ्लो करवाया जाता है जो काम करता है बेसिकली कैथोड का। बाकी सारे इसमें रॉड होते हैं ग्रेफाइट के जो काम करते हैं एनोड के। जब इसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन को भरोगे तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, मतलब इसमें Na+ और Cl- आयंस होंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान या जो सोडियम आयन है मतलब कैटायन, वह कैथोड पे जाकर के रिड्यूस होगा, सोडियम में बदल जाएगा और मरकरी से कंबाइन करके सोडियम अमलगम बना लेता है। उसके बाद यही क्लोराइड क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब एनोड पे जाकर के ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करके जो है वह बदल जाएगा क्लोरीन गैस में। तो इतना प्रोसेस अभी तक हुआ। उसके बाद यह जो सोडियम अमलगम है यह वाटर से हाइड्रोलाइज करता है, क्योंकि वाटर तो प्रेजेंट है ही मीडियम में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए हो तो वाटर तो यहाँ है ही। तो यह जो सोडियम अमलगम बना यही वाटर से जाकर के हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये बदल जाएगा 2NaOH प्लस 2Hg प्लस H2 ऐसा। एंड दिस इज कॉस्टिक सोडा। तो इम्पॉर्टेंट है कास्नर केल्नर सेल रिएक्शन याद रखोगे, बेसिकली डायग्राम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। या इससे ऑब्जेक्टिव ऐसे आता है कि कास्नर केल्नर सेल में कैथोड क्या होता है ना। ऑप्शन ऐसे कई दे देगा, कॉपर, आयरन, मरकरी, कुछ भी दे सकता है। तो याद रखोगे कास्नर केल्नर सेल का दूसरा नाम ही है मरकरी कैथोड सेल, मतलब मरकरी इसमें कैथोड होगा बस। और उस हिसाब से फिर जो है रिएक्शन आगे परफॉर्म होना है। एनोड में सारे रॉड्स ग्रेफाइट के होते हैं। कैथोड के लिए स्पेशली कोई रॉड नहीं है, बल्कि बताया बॉटम से मरकरी फ्लो करवाया जाता है और उसके चलते फिर इलेक्ट्रोलाइसिस का रिएक्शन है। एनायन एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगा, कैटायन कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा और वही मरकरी के साथ करके सोडियम अमलगम बनाएगा। सोडियम अमलगम फाइनली हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो फॉर्मेशन हो जाता है कॉस्टिक सोडा का। इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो यह प्रिपरेशन की बात हुई। अब प्रॉपर्टीज की बात करें यदि हम लोग कॉस्टिक सोडा का, तो NaCl एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है।
सुनने में लगता है नहीं है, वो शुरू से सुनते आ रहे हैं हम लोग, बेस है तो जनरली लिक्विड नज़र आता है हम लोग को, या दिमाग में आता है कि लिक्विड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग। प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज तो सबसे पहला बोल रहा है कि NaOH जो है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसमें से भी बोल रहा है कि डेलिकेसेंट नेचर का है। डेलिकेसेंट नेचर का मतलब हुआ कि बिकम्स लिक्विड बाय एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर। वह सॉलिड जो एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो वैसे सॉलिड को डेलिकेसेंट सॉलिड बोलते हैं। तो NaOH में यह प्रॉपर्टी है। मतलब बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ओरिजिनली जो है वह सॉलिड है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। नैप्थेलिन वाला गोली देखे हो ना, जो कपड़ा वगैरह में रखते हैं हम लोग, उसी के जैसा, उससे और पतला पतला होता है, एकदम क्रिस्टल टाइप का, फाइन क्रिस्टल्स। तो है सॉलिड, लेकिन जिसमें NaOH यदि उस ढक्कन उसका खोल के छोड़ दोगे तो एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है ना, उस मॉइस्चर को वह एब्जॉर्ब करेगा, धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेलिकेसेंट नेचर का मतलब यही हुआ कि एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वह लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 591 केल्विन है। इंटरमीडिएट रेंज का, बहुत हाई नहीं तो बहुत लो भी नहीं है। वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल बेसिक नेचर का। उसके बाद बोल रहा है कि बेसिक नेचर का है सॉल्यूशन, इसका बेसिक नेचर सॉल्यूशन। इसलिए क्या करेगा, एसिड से कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो जैसे मान लो कि NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें आप HCl एक्वस मिला रहे हो, तो यह एसिड बेस का रिएक्शन हो करके NaCl सॉलिड प्लस H2O लिक्विड बन जाएगा। ऐसा दिस वन इज बेस, दिस वन इज एसिड, तो यहाँ बन जाएगा सॉल्ट और फॉर्मेशन हो जाएगा वाटर का। उसी प्रकार से 2NaOH प्लस H2SO4 तो बन जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O, दिस इज सोडियम सल्फेट। ऐसा तो कॉमन से रिएक्शन है। NaOH के बारे में हम लोग जान रहे हैं शुरू से कि NaOH एक वेल नोन बेस है, और यदि बेस है तो जाहिर सी बात है कि एसिड से कंबाइन करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और मिल करके सॉल्ट वाटर का फॉर्मेशन करेगा, जो हम लोग देख रहे हैं। कॉमन सा रिएक्शन है इसका NaOH का। उसके बाद और भी कई प्रॉपर्टीज हैं। जैसे बोल रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो वह इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करके सोडियम कार्बोनेट बना लेता है H2O, और यही H2O जो है इसके सरफेस पे जमा रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को वैसे ही खुले में छोड़ दोगे तो बताए कि एक तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विड में बदल सकता है, डेलिकेसेंट नेचर का है,
और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ कंबाइन करके या बदल जाए किसमें, सोडियम कार्बोनेट में बदल जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद बोल रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH precipitates, an aqueous solution of NaOH precipitates insoluble metal hydroxides, insoluble metal hydroxides। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड को यदि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व करते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड को आप डिजॉल्व कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से 3NaCl। यह जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है बड़ा वाइट प्रिसिपिटेट होगा, दिस विल बी वाइट PPT। अब हो रहा है कि यदि एक्सेस में NaOH लिए हो तो NaOH का OH माइनस आयन जो रिलीज होगा हाइड्रोक्साइड आयन, उस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ ही फर्दर कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, दिस इज, और यह सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ नॉर्मल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना तो ये वाइट प्रिसिपिटेट है। अभी जो वाइट प्रिसिपिटेट बना ना, इस वाइट प्रिसिपिटेट को फिर से डिजॉल्व कर दो NaOH में तो फिर से रिएक्शन हो करके यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा और ये सॉल्यूबल होता है। ठीक है, तो पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड को NaOH में घोले तो प्रिसिपिटेट बन गया। जैसे मान लो कोई बर्तन लिए आप, कोई बीकर लिए हो और उस बीकर में आप NaOH का सॉल्यूशन लिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलाए, रिएक्शन हुआ तो देखोगे उसके बीकर में जो है बॉटम में वाइट प्रिसिपिटेट बैठ जाएगा। छान करके उसको अलग कर दो और छान के अलग करने के बाद उसी प्रिसिपिटेट को फिर से NaOH का सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर दो तो इस बार जो प्रिसिपिटेट है उसमें घुल जाएगा, क्योंकि ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो मीडियम में क्या है, सॉल्यूबल है, तो आसानी से जो है वह डिजॉल्व कर जाएगा उसमें। उसके बाद यूजेज की बात करें हम लोग कॉस्टिक सोडा का, तो सबसे पहले बोल रहा है कि इसका यूज है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। उसके बाद फिर बोल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद क्लींसिंग एजेंट का भी काम करता है, क्लींसिंग एजेंट का भी काम करता है फॉर मशीन्स एंड मेटल शीट्स। मेटल का जो लोहा वगैरह का मशीन होता है उसको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, और भी बहुत सारे केमिकल्स बनाने में इसका इस्तेमाल, और एक तो एक्वस सॉल्यूशन जो है NaOH का बेसिक नेचर का है, तो और यह एक स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन एक स्ट्रॉन्ग बेस है और बेस के कई यूज हैं। किसी मीडियम में एसिड को न्यूट्रलाइज करना हो, कभी कदाल ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी बड़ा यूजफुल हो जाते हैं, जहाँ ये बेस का भी काम करते हैं, OH माइनस रिलीज होने के चलते न्यूक्लियोफाइल का भी काम करते हैं, तो ऐसे कई यूज हो जाते हैं NaOH का। तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड समाप्त हुआ इसमें। अब एक कंपाउंड और बचा है इस कैटेगरी में, एक कंपाउंड और बचा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम लोग
फॉर्मूला से लिखेंगे तो NaHCO3 बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, दो सोडा होता है ना, एक धवन सोडा धोने वाला, दूसरा खाने वाला। तो बेकिंग सोडा है जिसका इस्तेमाल केक वगैरह बनाने के लिए करते हैं, या पूड़ी वगैरह भी लोग बनाता है तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देता है ताकि वह खिले ज़्यादा। ऐसा बनता कैसे है? आसान सा तरीका है, प्रिपरेशन। सोडियम कार्बोनेट के मदद से, मतलब वॉशिंग सोडा के मदद से इसको बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट है, वाटर में इसको डिजॉल्व करना है एलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आसानी से यहाँ सिंपल सा रिएक्शन होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिजॉल्व करना है जिसमें CO2 गैस भी डिजॉल्व होगा। तो एक सिंपल सा रिएक्शन होकर के जो है यह सोडियम कार्बोनेट बदल जाता है किसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट में। मतलब यहाँ यह वॉशिंग सोडा है, रिएक्शन होने के बाद यह बदल गया किसमें? बेकिंग सोडा में। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सिंपल से प्रॉपर्टीज हैं। बोल रहा है कि यह भी एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, स्पारिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्पारिंगली सॉल्युबल इन वाटर। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन पे, तो यह बाइकार्बोनेट बदल जाता है कार्बोनेट में प्लस H2O प्लस CO2। क्या बोले? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है मतलब बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा तो देखे ही होगे, वाइट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हालांकि वहाँ पाउडर फॉर्म में यूज होता है। स्पारिंगली सॉल्युबल है वाटर में, स्पारिंगली सॉल्युबल मतलब बहुत ज़्यादा डिजॉल्व नहीं करता है। और यदि हीट करोगे इस टेम्परेचर पे तो यह टूट जाता है किसमें? सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 में। तो देखो क्या बोले कि जब हम लोग खाना पूड़ी वगैरह खास करके बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं, और बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि वह पूड़ी खिलता है, मतलब फूल जाता है। क्यों फूलता है? तो जैसे मान लो ये बेकिंग सोडा आप आटा में मिलाए, पूड़ी बनाए, फिर उसको तेल में तले, तो तेल इतना गर्म रहा तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर इतना से ज़्यादा होगा। तो इतना से ज़्यादा टेम्परेचर होने के चलते क्या होता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट आप मिलाए हो उसमें वह टूटेगा, और टूटेगा इस प्रकार से। तो ये जो CO2 गैस इवॉल्व होगा ना, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाता है उसके अंदर, H2O भी वहाँ वेपर के रूप में ही रहेगा। तो यही जो है वो पूड़ी जब खिलता है तो उसके अंदर यही सब गैस जो है भरा हुआ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर वेपर वगैरह, और यही गैस भरने के चलते पूड़ी खिलता है। गैस भर जाएगा वहाँ तो जाहिर सी बात है उसको खिलना पड़ेगा ना, जगह चाहिए गैस को वहाँ ऑक्यूपाई करने के लिए, इसलिए बेकिंग सोडा का जो है यूज उसमें होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन जो है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, वाटर में डिजॉल्व करोगे कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन होता है NaOH प्लस H2O प्लस CO2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर में डिजॉल्व होने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन में सिंपल सा रिएक्शन था, प्रॉपर्टीज भी बेसिक से हैं। अब आ जाता है यूज का, यूजेज। यूजेज तो बोल रहा है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, वही जो केक वगैरह में यूज होता है, प्योर सोडियम कार्बोनेट नहीं रहता है बा। तो बेकिंग पाउडर में है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड, या फिर टार्टरिक एसिड के जगह सिट्रिक एसिड भी होता है, सिट्रिक एसिड भी होता है ऐसा। तो वही रिएक्शन बताए थे कि यदि बेकिंग पाउडर है तो बेकिंग पाउडर मतलब इस सब का कॉम्बिनेशन है,
सोडियम बाइकार्बोनेट टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है COOH, CHOH, फिर CHOH और एक और COOH ऐसा। तो जब इस बेकिंग पाउडर को जब हीट किया जाता है तो बताए अभी यहाँ कि हीट करने से एक तो यही टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये जो एसिड देख रहे हो इसमें भी देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो यह भी डिकम्पोज कर सकता है। तो ऐसा करने से बोल रहा है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और सोडियम कार्बोनेट, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है भर जाता है उसमें, तो फूल जाता है वहाँ केक वगैरह है या फिर जो भी चीज़ है, थोड़ा खाने में फिर ठीक लगता है। अब बोलोगे ठीक है ये पूरा रिएक्शन तो सोडियम बाइकार्बोनेट का है जो आप यहाँ लिखे, तो फिर टार्टरिक एसिड का यहाँ क्या काम है? तो काम है, देखो यहाँ या जो साइड प्रोडक्ट बना सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट किस नेचर का बताया हम? बेसिक नेचर का बताया। ऐसा देखो सोडियम कार्बोनेट बेसिक नेचर का होता है, जब वाटर में डिजॉल्व करोगे इसको तो बेस का फॉर्मेशन होता है। सोडियम कार्बोनेट वाटर में घोलोगे तो यहाँ से बन जाता है 2NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बेस बनता है। तो बेसिक नेचर का है, इसलिए यहाँ एसिड है, ताकि इस एसिड क्या करे, इस बेस को न्यूट्रलाइज कर दे। तो न्यूट्रलाइज कर देगा तो क्या होगा कि खाना खाने में ख़राब नहीं लगेगा, फिर अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा थोड़ा। नहीं तो पता चला केवल प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहे हो तो ये रिएक्शन होगा, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बेसिक नेचर का, तो स्वाद थोड़ा कड़वा हो जाएगा, ठीक नहीं लगेगा खाने में, चाहे वह केक हो चाहे पूड़ी वगैरह बना रहे हो, ठीक नहीं लगता है खाने में। तो यह जो बेसिक नेचर का सब्सटेंस रिलीज हुआ ना, इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ मिलाते हैं टार्टरिक एसिड। चूँकि यह बेसिक है, एसिड है, तो एसिड बेस मिल करके न्यूट्रल हो जाएगा, तो स्वाद उसका बिगड़ेगा नहीं, और नॉर्मली जैसे खाने में लगता है वैसा ही होगा। उसके बाद यदि एसिडिटी हो जाए, पेट में गैस बनने लगे, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए वहाँ लोग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करता है। नहीं, पेट में एसिडिटी हो रहा है, जानते हैं हम लोग कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है इंटेस्टाइन में हम लोग का, और वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के साथ मिल करके उसको पचाने का काम करता है। लेकिन आप बहुत देर से खाना नहीं खाए हो तो वह एसिड तो लगातार रिलीज होते ही रहता है पेट में, और जब पेट में बहुत ज़्यादा एसिड स्टोर हो जाएगा इंटेस्टाइन में तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है आप या तो पानी पी लो तो वह पानी एसिड को डाइल्यूट कर देगा, या फिर उस केस में लोग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करता है। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा घोल करके इसको पी जाता है। तो बेकिंग पाउडर मतलब ओवरऑल बेसिक नेचर का सब्सटेंस हुआ, तो एसिडिटी है पेट में तो उसको वह दूर कर देगा, एसिड बेस मिल करके न्यूट्रल बना देगा। तो ऐसे कई कॉमन से यूज हैं। तो इस तरह से इस अल्कली मेटल में हम लोग जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़े, चार, ऑब्वियसली चारों सोडियम के कंपाउंड्स थे। और कौन कौन से कंपाउंड्स हम लोग पढ़े इसमें? तो फर्स्टली हम लोग पढ़े थे वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, फिर हमने पढ़ा कॉमन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट NaCl, उसके बाद फिर कॉस्टिक सोडा NaOH, जिसमें कास्नर केल्नर सेल बड़ा इंपॉर्टेंट था। वॉशिंग सोडा में सॉल्वे प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखोगे इस सब बात को। और एक लास्ट अभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट या यही बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ऐसा तो ये सारे कंपाउंड्स किसी एक का प्रिपरेशन वगैरह पूछ देता है, खास करके जो नेमिंग रिएक्शन है, कास्नर केल्नर सेल वाला रिएक्शन, उसके बाद वहाँ सॉल्वे प्रोसेस, या बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई प्रकार से बनते हैं इसमें, है ना। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह मिलेगा, तो वहाँ से देख करके करोगे। बहुत वेटेज वाला चैप्टर ये सब नहीं है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। और इन सारे कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा बहुत आप क्लास 10th में भी स्टडी किए ही होंगे। अब इसमें से एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है अल्कली मेटल में, तो वो करने के बाद ये अल्कली मेटल समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ेंगे। तो इन बातों का डिस्कशन आगे का लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।